हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट कीरा। आज हम लोग मिलके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और जिस एरिया का हम लोग कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं वो है क्लोज टेस्ट। कल जब मैंने पैराजिम्बल का क्लास लिया था उसमें आप में से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि सर क्लोज टेस्ट में जो है एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, इसके लिए एक लॉजिकल अप्रोच जो है क्लोज टेस्ट का अगर मैं बता दूं तो अच्छा होगा, ऐसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो मैंने देखा कि व्हाट मस्ट बी द रीज़न कि आप लोगों की क्लोज टेस्ट की एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन के बाद जो मुझे आइडिया लगा वो ये है कि क्लोज टेस्ट में एक मिसकंसेप्शन बहुत ही वाइडली स्प्रेड है आप स्टूडेंट्स में, और उस मिसकंसेप्शन को आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा और तभी जाके आपकी क्लोज टेस्ट की एक्यूरेसी जो बढ़ेगी। और वो मिसकंसेप्शन क्या है और उसे कैसे ब्रेक करना है और उसका अल्टरनेट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आज जो आप सीख के जाओगे उसको मैं इस तरह से सिखाऊंगा ताकि आने वाले इमीडिएट एग्जाम्स में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको और उसी में आप क्लोज टेस्ट की एक्यूरेसी बढ़ा सको, राइट। तो क्योंकि टाइम कम है, आने वाले जो प्री एग्जाम्स है वो बहुत ही क्लोज है, तो therefore यू नीड समथिंग दैट विल हेल्प यू इमीडिएटली। तो हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे जो कि आपको हमेशा काम आएगा, बट उनको किस तरह से आप जल्दी से जल्दी सीख के अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगा। इस तरीके से ये बहुत ही रेलेवेंट होगा ये सेशन, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप जो है कमेंट सेक्शन में डालिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लेट्स हैव अ चैट सो दैट आई अंडरस्टैंड यू मोर एंड गिव यू बेटर सोल्यूशन, स्मार्टर सोल्यूशन। That's all what all is about, right? आप जितना स्मार्टर सोल्यूशन की तरफ जाओगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, राइट। नाउ पहली बात करते हैं कि वो मिसकंसेप्शन क्या है। तो ये मिसकंसेप्शन ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो मुझे दिख रहे हैं कि क्लोज टेस्ट में दे आर वेरी वेरी डिपेंडेंट अपॉन द वोकैबुलरी ऑफ द वर्ड्स ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द वर्ड्स इनसाइड द क्लोज टेस्ट। उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि बिना वर्ड्स को क्लियरली उनकी मीनिंग को जाने हुए कभी भी वो क्लोज टेस्ट को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड्स की जो ये वोकैबुलरी की जो एक इन्फ्लुएंस है, ये आपको डराती है और ये आपको टेंशन में डाल देती है जैसे ही आपको ऐसा एक आध भी वर्ड पूरे पैसेज में या ऑप्शंस में दिख जाता है जिसके बारे में आपको सही से या क्लियरली नहीं पता है, राइट। ये मेजर रीजन है आपका एक्यूरेसी का गिरने का। अब इसका मतलब क्या है? क्या मैं ये बोल रहा हूं कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट नहीं है जब आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो? नहीं, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। वो 1 आउट ऑफ 3-4 इंपॉर्टेंट थिंग्स है और उसको ठीक से ना जानते हुए भी आप क्लोज टेस्ट में एक्यूरेसी ला सकते हो और कभी कभी 100% एक्यूरेसी ला सकते हो। और वही आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, वही आपको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना है, सेट कर लेना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कोई वोकैबुलरी वर्ड आता है नहीं आता है इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट आप उसमें उस आंसर को किसी और तरीके से, किसी और लहजे से, नजरिए से, लॉजिक से आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आपको आना बहुत जरूरी है, राइट। और वही हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट आई विल शेयर विथ यू द 4R टेक्निक, द 4R कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग वोकैबुलरी क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद मैं इस टेक्निक को एक पर्टिकुलर तरीके से किस तरह से आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, इवन आने वाले क्वेश्चंस में और आगे भी जब आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो, वो मैं दिखाने वाला हूं। उसी से आपको क्लैरिटी आ जाएगा हाउ यू शुड अप्रोच। क्लियर है? तो 4R कॉन्सेप्ट क्या है? पहला R है रिव्यू द कॉन्टेक्स्ट। क्या करना है? आपको क्लोज टेस्ट को पढ़ना है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिव्यू द टोन ऑफ द सेंटेंस एंड ब्लैंक। जो भी सेंटेंस में ब्लैंक है, आप तो पूरा पैसेज ही पढ़ रहे हो, पैराग्राफ ही पढ़ रहे हो, उसी के बीच में आपके सेंटेंसेस आएंगे और ब्लैंक आएंगे। तो जो भी आपके सेंटेंसेस और ब्लैंक है उसका जो टोन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। टोन 3 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव टोन हो सकता है, एक नेगेटिव टोन हो सकता है और एक न्यूट्रल टोन हो सकता है, राइट। ओके, ठीक। नाउ
रिव्यू द ग्रामेटिकल रेलेवेंस ऑफ ऑप्शन। जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं ABCD, उसमें ग्रामेटिकली वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर ब्लैंक के स्पेस में, उसको चेक कीजिए। और रिव्यू द टेंटेटिव मीनिंग ऑफ ऑप्शन। देखिए आखिरी वाला मैंने आप लोगों के लिए वोकैबुलरी रखा, तो यही है रीजन व्हाई आई टोल्ड यू दैट you have 4 important reviews to make and 1 out of 4 of that review is vocabulary review। तो सिर्फ ये ना जानने से हो सकता है 1 out of 5 क्वेश्चन आप ना कर पाओ, लेकिन सारे नहीं कर पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। एंड इवन समटाइम्स सिर्फ यही 3 से आपका 100% एक्यूरेसी आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो मैंने देखा है कि इवन मेंस में आपके ये ना जान पाना, मान लो एक आध वर्ड आपकी उस एरिया में, उस ऑप्शन में आपका ना जान पाना डज नॉट इफेक्ट मोर देन 20%, मतलब फिर भी आपकी एक्यूरेसी 80% तो होती ही होती है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री में तो ये 100% तक आराम से जा सकता है, अनटिल अनलेस वो एकदम से ही वर्ड्स ऐसे आ गए जिनमें आपको कोई भी नहीं पता और आप प्लेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर। तो ओवर रिलायंस ऑन वोकैबुलरी आज से बंद करो। क्लोज टेस्ट में सिर्फ वोकैबुलरी से आंसर नहीं किया जाता, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपका एग्जामिनर ये चाहता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी से आंसर करो। आप वो चाहते हैं कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को देख के, टोन को समझ के, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को समझ के वहां पे प्लेस कर पाओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है और वही वो चाहता भी है, राइट। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड, यू नो द वोकैबुलरी, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी जानते हो तो भी अपनी कॉन्फिडेंस को कम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन टू 1 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेट और उसको करेंगे। पहले क्या होगा, पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे इस तरीके से। कर पाओगे नहीं कर पाओगे डजंट मैटर, आप सारे ब्लैंक्स का एक आंसर दो। Once you have done so, I will go back and answer the question with proper explanation, और तब आप मैच करके देखो कि आपका लॉजिक, आपका थॉट प्रोसेस उस तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। या अगर नहीं जा रहा था करते वक्त, अभी समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, और उसको एग्जाम में जाके अप्लाई करो। क्लियर, ठीक है। तो मैं पहले आपको बोलूंगा 1 मिनट दो या 1.5 मिनट दो और इस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ डालो, और हर एक ब्लैंक का कॉन्टेक्स्ट, टोन, ग्रामेटिकली क्या होगा फिक्स मत करो, एक आइडिया ले लो कि कैसा कैसा हो सकता है। सिर्फ इसको पढ़ो, अभी ऑप्शंस में मत आओ, तो सिर्फ इसको पढ़ो। तो पॉज करो और इस पैराग्राफ को पढ़ लो। डन। अब क्या करना है, अब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, ठीक है, तो ए वाले का ऑप्शन ये है, ए वाले ब्लैंक का ऑप्शन ये है। 30 या 20 सेकेंड लो और आंसर करो बेस्ड ऑन वॉट एवर यू नो। अगर उसमें वोकैब भी आपका काम आता है लगा दो, लेकिन बेस्ड ऑन वॉट एवर यू नो, ठीक है, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर एंड टोन। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेकेंड्स। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेकेंड्स। डन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेकेंड्स। डन, वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेकेंड्स। डन। चलिए अब हम लोग इसको करेंगे। क्या बोला मैंने कि मैं पहली एक बार पढ़ लूंगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, क्लोज टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि पहले मैंने एक बार पैराग्राफ को पढ़ लिया और उसके बाद मैंने ऑप्शंस के साथ वो वाला पार्ट पढ़ा जहां पे वो ब्लैंक्स है, राइट। क्यों? क्योंकि इससे मेरा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है, टोन का आइडिया आ जाता है, और फिर जब मैं ऑप्शंस गो थ्रू करता हूं तब मैं ग्रामर और मीनिंग्स को रिव्यू करके आंसर करता हूं। ठीक है, तो पहले जो 2 आर दिए थे मैंने, 2 रिव्यूज, वो फर्स्ट रीडिंग में हो जाता है। ओके, ठीक है, और जो आखिरी के 2 आर है, ग्रामर और वोकैब, वो मेरे सेकेंड स्पेसिफिक रीडिंग में होता है, मतलब ईच ब्लैंक के लिए अलग अलग से फिर से होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो कि मैं प्रेफर उस तरह से नहीं करता हूं,
फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी वेल रेड, बट ये भी एक तरीका है, मैं बता देता हूं। अगर प्रैक्टिस करते करते उस स्टेज में पहुंच जाते हो तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो। और वो तरीका क्या है दोस्त? वो तरीका दोस्तों ये है कि आप जैसे ही पढ़ते हो तो आप अगर एक एक्टिव रीडर हो, आप उसका सिचुएशन एनालिसिस करके आगे का बना पाते हो, और जैसे ही पहला ब्लैंक आया उस सेंटेंस को पूरा पढ़ लिया, आगे तक नहीं गए और ऑप्शन से कर दिया, ठीक है। बट एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज मोर डिफिकल्ट टू डू, मोर चैलेंजिंग टू डू। इसीलिए इसको तभी करना जब आपके अंदर बहुत सारा रीडिंग से जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो एक्टिव रीडिंग की क्लैरिटी है वो आ गई है, और फिर आप ये कर सकते हो। नहीं तो इस तरीके से करो। किस तरीके से? जैसे मैं दिखा रहा हूं या आपको करने बोल भी रहा था। पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा। आफ्टर नियरली 10 years of discussion, negotiators at COP29 climate conference in Baku have reached a historic agreement on regulations blank the international sale of carbon credits। अच्छा, तो ये कोई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें रेगुलेशन बनाया गया है इंटरनेशनल सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट के ऊपर 10 साल के डिस्कशन और नेगोशिएशन के बाद एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये फाइनल किए गए हैं, या जो कंट्रोल करेगी इंटरनेशनल सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, ऐसा कुछ हुआ है। कॉन्टेक्स्ट से ये समझ में आ रहा है? इतना तो आइडिया आ रहा है। The agreement blank nations or business to purchase credits for eliminating or cutting greenhouse gases emissions in other parts of the world, including the reduction in their own climate initiative। तो ये जो एग्रीमेंट है ये किस चीज को लेके है? ये इस चीज को लेके है कि कैसे ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस कम करने हैं, एंड बाकी वर्ल्ड की जो पार्ट्स है उसमें भी किस तरह से क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लेके उसको रिड्यूस करना, और अपने भी क्या क्या क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लेने हैं। According to others, the deal will generate billions of euros for environmental projects and give nations and businesses attempting to achieve net zero through carbon trading ब्लैंक एश्योरेंस, राइट। अच्छा, ये दोनों ब्लैंक का अगर मैं टोन देखूं तो न्यूट्रल ही दिखता है, ओके। अब यहां पे क्योंकि एश्योरेंस वर्ड यूज किया है और यहां पे कुछ एडजेक्टिव टाइप ही यूज होगा, स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है, और वो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होगा क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही है कि जीरो कार्बन ट्रेडिंग, जनरेट बिलियंस ऑफ यूरोज, इस तरह की चीजें। बट डिस्पाइट, अब देखो यहाँ पे बट, कल पैराजम्बल वाले क्लास में मैंने दिखाया था कैसे कीवर्ड बट आपका कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग्स को इंट्रोड्यूस करता है। द रेगुलेशन स्टिल हैव सेवरल ब्लैंक प्रॉब्लम्स, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम टाइप कुछ होगा शायद। दे सजेस्ट दैट द सिस्टम माइट बेसिकली अलाउ नेशन एंड बिजनेसेस टू ब्लैंक पॉल्यूटिंग। यहाँ पे भी क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर रहा है तो पॉल्यूशन चलता रहेगा, होता रहेगा, इस तरह का कुछ होगा, पॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। तो इससे मुझे कॉन्टेक्स्ट और टोन का तो एक आइडिया आ गया, ओके, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जाएंगे ऑप्शंस पे और ईच आपके ब्लैंक्स पे। सो ब्लैंक नंबर 1, after nearly 10 years, negotiators at COP29 conference have reached a historic agreement on regulations governing, mitigating, dividing, hindering the international sale of carbon credits। तो एक एग्रीमेंट जो है रीच हुआ है, और ये इंटरनेशनल सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट एक चीज है जो कि होना है। तो एग्रीमेंट रीच हुआ है, तो वो जो इंटरनेशनल सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट होना है वो क्या होना चाहिए? अब न्यूट्रल में गवर्निंग हो सकता है क्योंकि रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है, गवर्न होता है। मिटिगेट और गवर्न में मिटिगेट, गवर्न बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि मिटिगेट मतलब कम करना है। अब अगर ये वर्ड पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आपको पता है कि गवर्निंग तो यहां पे फिट बैठ रहा है। गवर्निंग तो आइडिया ही है ना। अगर मिटिगेटिंग का नहीं भी पता है तो भी आपको पता है कि गवर्निंग तो फिट बैठता है। बट अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, मिटिगेटिंग का मतलब है कम करना। डिवाइडिंग डज नॉट कॉन्टेक्चुअली फिट एट ऑल एंड नीदर हिंडरिंग, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं होगा, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। हिंडरिंग नेगेटिव है, इतना तो आइडिया है ना। हिंडरिंग का एग्जैक्ट मतलब है या नहीं है, वो स्टॉपिंग है, किस तरह से यूज होता है, वो अगर आपको पता भी नहीं है, राइट। बट आपको स्टिल पता है कि इन चारों में से सिर्फ गवर्निंग ही हो सकता है, एंड देयरफॉर द आंसर वुड बी ए, गवर्निंग। क्लियर, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। नाउ द सेकंड वन। बी में क्या हो रहा है?
The agreement blank nations or businesses to purchase credit for eliminating or cutting greenhouse gas emission in other parts of the world, including reduction in their own climate initiatives. Okay, so यहां पे वो कह रहा है कि इस एग्रीमेंट से होता क्या है कि नेशन और बिजनेसेस ग्रीन हाउस गैसेस को कट करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए अपने खुद के इनिशिएटिव में ये जो है प्लेज लेते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं. तो यहां पे द एग्रीमेंट रिटर्न्स नेशंस और बिजनेसेस, कॉन्टेक्चुअली कोई सेंस बनता है रिटर्न्स का? कुछ सेंस नहीं बनता है. स्ट्रेटेजाइजेस नेशंस और बिजनेसेस टू परचेज, कोई चीज आप स्ट्रेटेजाइज करते हो, किसी नेशन और बिजनेस को क्या स्ट्रेटेजाइज करोगे कि तुम लोग ये करो नहीं करो, तो कॉन्टेक्चुअली ये भी सेंस नहीं बनता. दोनों कॉन्टेक्चुअली एलिमिनेट हो गए. देखो, ग्रामर भली हो, इसका मीनिंग जो भी हो, कॉन्टेक्चुअली ये एलिमिनेट हो जाता है. एनेबल्स नेशंस और बिजनेसेस टू परचेज क्रेडिट, ये हो सकता है. helps nations and businesses to purchase credit by reducing greenhouse gases, right? तो ये enables को रख देंगे. एजेंडाज, रॉन्ग ग्रामर है, रॉन्ग वर्ड है इस तरह से, तो देयरफॉर ये भी हट जाता है. यहां पे सिर्फ और सिर्फ enables यूज हो सकता है. क्यों? क्योंकि एक तो ये वर्ब है. यहां पे अगर मैं ग्रामर का चेक भी लगाता हूं कि वर्ब है, दोनों वर्ब होते हुए भी कॉन्टेक्चुअली इनसिग्निफिकेंट थे, तो इसीलिए कट गया है. ये वर्ब ही नहीं है, इसीलिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. और एनेबल्स वर्ब भी है और कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट भी है, राइट? सो देयरफॉर योर आंसर शुड बी सी, एनेबल्स. क्लियर, राइट? नेक्स्ट. According to others, the deal will generate billions of euros for environmental projects and give nations and businesses attempting to achieve net zero through carbon trading blank assurance. Right? अच्छी बातें हो रहा है. रिप्रूविंग नेगेटिव बात है, शायद यहां पे नहीं आएगा. रिप्रूव मतलब किसी को डांटना, किसी को बोलना कि तुम गलत कर रहे हो, क्रिटिसाइज करना. अच्छा, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है इसका मीनिंग, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. स्टैंडर्ड assurance. Now, standard assurance, giving standard assurance to nations and businesses, हो सकता है कि एक standard assurance दे दिया, रख देते हैं फिलहाल के लिए. Evident assurance contextually fit नहीं करता. Evident मतलब जो कि क्लियर है, क्लियर मतलब जिसका मीनिंग क्लियर है, तो वो तो यहां पे कॉन्टेक्चुअली इस थीम के साथ ही नहीं जा रहा है, तो एविडेंट तो हो ही नहीं सकता दोस्त, तो ये भी कट गया. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वाइटल एश्योरेंस. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट एश्योरेंस, बहुत ही जरूरी एश्योरेंस. सो अगर ये एक जरूरी चीज है तो उसमें एक जरूरी एश्योरेंस होगा तो बेटर होगा rather देन स्टैंडर्ड एश्योरेंस. तो वाइटल और स्टैंडर्ड के बीच में वाइटल विंस द गेम. अब मुझे मान लो रिप्रूविंग का मीनिंग अगर पता है तब तो मैं इजीली डी मार्क करके आगे बढ़ सकता हूं. अगर मुझे रिप्रूविंग का मीनिंग नहीं पता है और बाकी चार जो है, इसको फिर मैं अभी के लिए छोड़ के जाऊंगा, मार्क फॉर रिव्यू. बाकी चार ब्लैंक अगर मेरे से लॉजिकली अप्रोच हो गया और मैंने मार्क कर दिया, तो इसमें मैं एक इंट्यूटिव टेक लूंगा कि यार वाइटल का तो मीनिंग पता है और यहां पे तो क्लिक कर रहा है, तो देयरफॉर इसको डाल देते हैं. अगर बाकी चार का मुझे ठीक ठाक आइडिया लग गया तो, राइट. ये वाइल्ड गेस नहीं होगा. जैसे कि मैंने कल बैराजंबल के क्लास में बोला कि वाइल्ड गेस मत लो, तो ये वाइल्ड गेस नहीं है, ये एक एजुकेटेड इन्फरेंस है, राइट, फ्रॉम द बेसिस ऑफ द होल ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. तो ये ले सकते हो इफ आपके चार में बाकी जो है आप लॉजिकली सेटिस्फाइड हो. तो 5 में से 1 या 4 में से 1, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो ऐसे केसेस में, क्लोज टेस्ट के केसेस. ठीक है. नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी. But despite years of discussion, the regulations still have several blank problems. तो ये नेगेटिव तो है, ये हमें पता है. अब प्रॉब्लम्स के आगे हमें क्या करना है? अगर मैंने ट्रिवियल डाला, ट्रिवियल मतलब छोटे प्रॉब्लम्स, अगर मैंने प्रॉब्लम्स को छोटा बना दिया तो ये नेगेटिव का तो जो इंपैक्ट है वही खत्म हो जाता है. यहां तक मैंने पॉजिटिव बात किया और यहां पे मुझे अगर नेगेटिव करना है और उसका इंपैक्ट मैंने खत्म कर दिया छोटा बोल के, तो ये नहीं होगा. तो यहां पे छोटी चीज नहीं होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो मैं रीडिंग के टाइम पे भी बोल रहा था. तो ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी चीज, छोटे प्रॉब्लम्स को दर्शाता हुआ. पोल्ट्री, ये सारे कॉन्टेक्चुअली मिसफिट्स है. ये सारे क्या है दोस्तों? कॉन्टेक्चुअली मिसफिट्स है, राइट. सिर्फ सिग्निफिकेंट जो है वो बताती है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, एंड देयरफॉर ओनली ए वुड बी द आंसर इन दिस केस, राइट. अगर आप लोगों ने थोड़ी सी तैयारी की है अच्छे से तो आपको पता होगा ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, पोल्ट्री जो है सिनोनिमस वर्ड्स है और इन ये बहुत ही
आम और कॉमन वर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि इनकी मीनिंग एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए, बट अगर आपको आइडिया भी है कि ये नेगेटिव साउंडिंग है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो जहां पे मैंने बोला ना कि वोकैब के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, उसका मतलब ये है most of the times you know the words, their tone, whether they are positive sounding, negative sounding, but actual meaning क्या है वो आपको याद नहीं आ रहा है। अगर वो याद नहीं भी आ रहा है तो भी आप आंसर कर सकते हो, यही मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। They suggest that the system might basically allow nations and businesses to blank polluting। अब pollution चलता रहेगा, लिखते हैं to resume polluting। अब यार pollution बंद थोड़ी ना हो गया था, ये जो एग्रीमेंट से पहले pollution थोड़ी ना बंद हो गया था, pollution कम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर इस एग्रीमेंट से कुछ काम नहीं होगा और pollution कम नहीं हुआ तो resume की तो बात ही नहीं आती कॉन्टेक्चुअली। तो इसका मतलब यार चलता रहेगा। to continue polluting ये हो सकता है। एक यहां पे ग्रामेटिकली एक वर्ब आएगा, राइट, बट सारे चारों के चारों ऑप्शन वर्ब वाले हैं, मतलब टू बी वाले फॉर्म के वर्ब, तो इसीलिए हम लोग उस बेसिस पे, ग्रामर के बेसिस पे यहां पे एलिमिनेट नहीं कर सकते जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में किया था। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट और आइडिया ऑफ द वर्ड ही करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू हो सकता है डेफिनेटली। टू परसिस्ट पोल्यूटिंग, ना यहां पे एक चीज हो गया कि दो परसिस्ट एक वर्ब है यहां पे, लेकिन वर्ब ये ग्रामेटिकली यहां पे फिट नहीं बैठ रहेगा, क्योंकि टू परसिस्ट इन पोल्यूटिंग और समथिंग एल्स होना चाहिए था, और एक प्रपोजिशन रखना चाहिए था। परसिस्ट यहां पे अकेला आ नहीं सकता, तो ये यहां पे एलिमिनेट हो सकता है ग्रामेटिकली। टू प्रोसीड विथ पॉल्यूटिंग होना चाहिए था, अगेन ये ग्रामेटिकली। तो दो मुझे पहले नजर में लगा कि यार सारे तो वर्ब है, शायद ग्रामेटिकली मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊं, लेकिन देखो जैसे ही मैंने ध्यान से देखा उन पर्टिकुलर ऑप्शंस को, मैंने ग्रामेटिकली भी उनको एलिमिनेट कर पाया, राइट। तो ग्रामेटिकली ये जैसे एलिमिनेट हो गया, मेरे पास ये दो रह गए, और इसमें कॉन्टेक्चुअली ये बेटर है, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये फिट बैठ रहा है। टू कंटिन्यू पॉल्यूटिंग, कि ऐसे चेंजेस से तो सजेस्ट होता है कि सिस्टम माइट बेसिकली अलाउ नेशंस एंड बिजनेसेस टू कंटिन्यू पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन करते रहो, बिकॉज उसकी ठीक पिछले वाले लाइन पे उसने बोला कि सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है, राइट। तो ये हो गया आपके आंसर्स ऑफ ऑल दी ब्लैंक्स। नाउ इज दिस क्लियर किस तरह से आपको अप्रोच करना है? तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, समरी बता देता हूं, इसको आपको अगले एग्जाम्स में किस तरह से अप्रोच करना है। पहले आप रिव्यू करेंगे कॉन्टेक्स्ट को, किस तरह से करोगे, एक बार पूरा पैसेज को पढ़ लेंगे, देन आप रिव्यू करेंगे टोन ऑफ द सेंटेंस को। एक बार जब पढ़ लिया तब आपको आइडिया आ गया कि व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट। ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। जहां पे आपके पास 5 क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर से, 1 मिनट आप उसको पढ़ने के लिए दे सकते हो, 1.5 मिनट भी दे सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जो है कॉन्टेक्स्ट को रिव्यू करोगे हर एक सेंटेंस को पढ़ के जहां पे ब्लैंक है। तो पहला ब्लैंक के वाले सेंटेंस को पढ़ा, ऑप्शंस देखा, और कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस का जो टोन है उस पर्टिकुलर ब्लैंक वाले सेंटेंस का, ये आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा पहले वाले रीडिंग में। सेकेंड वाले रीडिंग में ये रीअसर्ट हो जाएगा, और ऑप्शंस के दौरान आप ग्रामर चेक और वोकैब चेक के साथ आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और यही आप बाकी चारों के लिए भी करोगे। यही है आपका 4R टेक्निक फॉर क्लोज टेस्ट। नाउ is it clear how you can approach cloze test logically and score 100% accuracy even if you do not have the clear cut idea about all the vocabulary words inside the passage and in the option? किस तरह से इसको अप्रोच करना है ये आपको क्लियर हो गया, राइट। इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्जाम में जाके अप्लाई कीजिए इस लॉजिकल वे को। आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्लोज टेस्ट में और स्कोर भी बढ़ेगा। और जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, अभी रिसेंटली मैंने जितने भी सेशन लिए हैं इस चैनल के ऊपर, हमारे स्मार्ट कीरा के चैनल के ऊपर, उनको देख लीजिएगा। वो आपके इमीडिएट जो एग्जाम्स है उनके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है, राइट। खास करके कल जो मैंने पैराजिम्बल का क्लास लिया था, फिर उससे पहले जो ओरिएंटेशन के क्लासेस लिए थे, उनको एक बार देख लीजिएगा। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।